16 नंबर क्वेश्चन है, किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां या 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कांवर झील को, कांवर झील को। ठीक है, कांवर झील को 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, और कांवर झील के पास ही बर्ड बैंडिंग स्टेशन, ठीक है, भागलपुर में बर्ड रिंगिंग, ठीक है, रिसर्च वर्क के लिए स्थापना की गई है। ठीक है, वर्तमान में देश में 49 रामसर साइट है। ठीक है, जबकि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश में कितना टोटल है? तो 10 रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा रामसर साइट या आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? तो यूके है। यूके है सबसे ज़्यादा, यूके है सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला कंट्री। विश्व में रामसर साइट सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन था? तो कोबोर्ग स्थल था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? तो सुंदरबन है। सब भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्रों का अधिकतम प्रतिशत तालाबों से सिंचित होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु। तो से तमिलनाडु, तो से तालाब। तालाब से अत्यधिक सिंचित वाले प्रदेश कौन सा है? तमिलनाडु। जबकि बिहार नलकूप से होता है, नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचित होता है बिहार में। ठीक है, और जब उत्तर प्रदेश में भी नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचित होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा नलकूपों की संख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, इनके नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हंगुल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में हंगुल पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के दाची गांव में। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक है, टाइगर सुंदरवन के टाइगर रिव वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक है, लायन गिर वन, जो कि गुजरात में है। ठीक है, राहिन सेरोस मतलब कहाँ पे? काजीरंगा असम में। ठीक है, तो इसके अनुसार ऑप्शन मिला सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सतोपथ ग्लेशियर अवस्थित कहाँ पे है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में सतोपथ ग्लेशियर अवस्थित है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास में है। बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर के दूरी पर अवस्थित है सतोपथ ग्लेशियर। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलता है, जिससे अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा के नाम से जाना जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर, जो कि लद्दाख में है, विश्व का सबसे ऊंचा स्थल है जहां सैनिक छावनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा शून्यकाल। शून्यकाल संसदीय कार्यविधि भारत की देन है। ठीक है, शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली में 1962 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। प्रश्नकाल के बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? कटौती प्रस्ताव सरकार की योजनाओं में कमी करने के उद्देश्य से लाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अधीन राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर जब हस्ताक्षर कर देता है, तब वह क्या बन जाता है? अधिनियम, एक्ट बन जाता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में किया गया है। प्रस्तावना का दर्शन एवं कुंजी है। जब किसी विषय पर विवाद होता है तो अंततः प्रस्तावना के आधार पर न्यायालय फैसला देती है। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हो चुका है,
42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों का 42वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग की संस्तुतियाँ। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत और अस्वीकृत की जा सकती है। ठीक है, वित्त आयोग की संस्तुतियाँ सरकार द्वारा स्वीकार भी किया जा सकता है और अस्वीकार भी किया जा सकता है। सरकार इसके लिए बाध्य नहीं होती है, क्योंकि वित्त आयोग जो है कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, सांविधिक संस्था है। ठीक है, वित्त आयोग। ठीक है, जो कि आर्टिकल्स 280 में वित्त आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल्स, ठीक है, वित्त आयोग के गठन के लिए आर्टिकल 280 में कहा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रति 5 वर्ष पर 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के संबंध में प्रतिवेदन देता है। वित्त आयोग क्या करता है, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए कितना राजस्व का बंटवारा होना चाहिए केंद्र और राज्यों के बीच, इसके बारे में प्रतिवेदन देता है। कौन? वित्त आयोग देता है। 15वें वित्त आयोग एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, जो कि वर्तमान वित्त आयोग है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को। मंत्री जो होता है अकेला राष्ट्रपति के लिए ये प्रसाद प्रयत्न मतलब काम करता है। ठीक है, पूरा हॉल मंत्रिपरिषद जो होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, मंत्री राष्ट्रपति के नाम से ही संघ के मंत्रियों के रूप में कार्य करता है। कोई भी मंत्री जो है राष्ट्रपति के नाम से ही संघ में मंत्रियों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर कोई भी एक मंत्री है जिसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित अगर हो गया संसद में, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी कि पूरा वो सरकार ही गिर जाएगी। प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में मंत्रिमंडल विघटित हो जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर मंत्री को पद की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही मंत्री को क्या देते हैं? पद का शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचा को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1935। ठीक है, 1935 के से ही लिया गया था भारत के संविधान में अनुच्छेद 1। वैसे 1935 से बहुत सारे अनुच्छेद लिया गया है, मतलब 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया बोला जाता है, 1935 के अधिनियम को। ठीक है, और पहला अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारतीय संविधान की सामान्य विशेषता संघात्मक ढांचा ही है। ठीक है, के.सी. व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा था, जबकि डी.डी. बसु ने भारतीय संविधान को एकात्मक एवं संघात्मक का मिश्रण बोले थे। ठीक है, जबकि 1919 में जो है प्रांत में द्वैध शासन का मतलब जो है स्थापना हुआ था, जबकि प्रांत में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा, और संघ में द्वैध शासन को स्थापित किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे भंग कर सकता है। सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है किस पे? अधिकृत पूंजी पर की जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अधिकृत पूंजी पर की जाती है। कंपनी अपना शेयर बेचकर जो पूंजी प्राप्त करता है वह अधिकृत पूंजी होता है। शेयर से जो पूंजी प्राप्त करता है कंपनी, वो क्या होता है? अधिकृत पूंजी होता है। उस पूंजी को कंपनी यूज कर सकता है, अधिकृत पूंजी है। ठीक है, किसी कंपनी के लाभ में भागीदारों का अंश होता है, मतलब शेयर आप खरीदे तो उस कंपनी में जो लाभ होगा उसका भागीदार आप भी होंगे। ठीक है, क्योंकि आप पूंजी लगाए हैं, और वही पूंजी अधिकृत पूंजी हो जाता है, जो वह कंपनी को लाभ कमाने पर अपने शेयरधारकों को देती है। जो भी लाभ होगा वो शेयरधारक को देता है। यह किसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में लाभांश शेयरधारकों के निश्चित मूल्य के आधार पर मिलता है। ठीक है, शेयर स्टॉक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है अनुच्छेद 40, और नीति निर्देशक तत्व जो होता है भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 को नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच का आर्टिकल्स है नीति निर्देशक तत्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क क्या है? ठीक है, एक तरह का
गुणवत्ता गारंटी की मुहर होता है। और इको मार्क क्या होता है? इको मार्क होता है पर्यावरण फ्रेंडली, मतलब जो होता है प्रोडक्ट को पे इको मार्क्स लगा रहता है। ठीक है। एगमार्क्स केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के द्वारा एगमार्क्स जो है दिया जाता है। ठीक है, एक तरह का मुहर है। उत्पादों के ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करता है यह। इको मार्क्स क्या होता है? कोई उत्पाद पर्यावरण को किस प्रकार की हानि पहुंचाने वाला है या नहीं, इसको प्रमाणित करता है इको मार्क्स। भारतीय मानक ब्यूरो वस्तुओं की गुणवत्ता प्रमाणन के लिए स्थापित राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। जारवा जनजाति पाई जाती है कहाँ? तो निकोबार द्वीप में। जारवा बहुत ही ओल्डेस्ट जनजाति बोला जाता है, प्राचीन काल की जनजाति, ठीक है, बोला जाता है। आद ऐतिहासिक बोल सकते हैं प्रमुख जनजाति, जो कि दक्षिण और मध्य अंडमान के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है जो वर्तमान में 1028 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है। और जनजाति में जो है भील जनजाति जो है भारत में सबसे ज़्यादा है, जबकि गोंड जनजाति, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति है और हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति है। बिहार और झारखंड में संथाल पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। किस राज्य में भारत ने अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस लॉन्च किया है? तो केरल में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेता है। ठीक है, इसमें गैर निर्वाचित सदस्य जो होता है, जो कि लोकसभा में गैर निर्वाचित सदस्य होता है, जबकि अब उसको हटा दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था। आर्टिकल 54 में निर्वाचन मंडल की चर्चा है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं इसमें। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 55 के अधीन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है। और 54 जो है निर्वाचन मंडल के बारे में चर्चा है, निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में 55। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण हो जाएगा? आधारभूत और उपभोक्ता। ठीक है, आधारभूत और उपभोक्ता वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर किया जाता है। लौह इस्पात, कोयला, सीमेंट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि आधारभूत उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि, पशुपालन, वन, खान, मत्स्य पालन आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण उद्योग, जहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, जैसे एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, पर्यटन हो गया। विकसित देश में आईटी क्षेत्र भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आईटी सेक्टर। विकसित देशों में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है। ठीक है, जैसे जैसे देश विकसित होता है तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ते जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रशीद किदवई। रशीद किदवई भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मांग निक्षेप। मांग निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं। ठीक है, भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक कौन सा था? अवध व्यावसायिक बैंक, जो कि 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ था। पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? पीएनबी। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1894 में। ठीक है, पीएनबी भारत का दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भी है एसबीआई के बाद। भारत का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है। ठीक है, 1865 में स्थापित हुआ था इलाहाबाद बैंक। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भ संघीय बजट से है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है। इसमें बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान
संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं। ठीक है, प्रस्ताव ये 3 प्रकार के होते हैं। जो 3 प्रकार कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। प्रतीक कटौती यानी सिंबॉलिक कटौती, ठीक है, सिंबॉलिक कटौती होता है एक। दूसरा होता है नीतिगत कटौती। तीसरा होता है मितव्ययता, मतलब अधिक खर्च में कटौती करना। ठीक है, इसमें निंदा प्रस्ताव करने का मतलब क्या होता है? सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के सुधार के लिए किया जाता है निंदा प्रस्ताव। ठीक, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है कि अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दृश्य निर्यात, विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट। दृश्य आयात और दृश्य निर्यात के अंतर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा व्यापार शेष। ठीक है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। प्राचीन काल में भारत का व्यापार भारत के पक्ष में था, जो अंग्रेज काल के दौर तक बना रहा प्रारंभिक चरण में। वर्तमान में व्यापार भारत के प्रतिकूल है। विश्व व्यापार जो है भारत के प्रतिकूल है। पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर भारत व्यापार के पक्ष में नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थों के आयात का व्यापार भारत के पक्ष में नहीं है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर 2020 में चीन से था, जिसमें भी व्यापार संतुलन ठीक नहीं था। ठीक है, और संतुलित व्यापार है चीन के साथ। यूएसए के साथ अत्यधिक व्यापार कब किया था भारत? 2021 में, जो कुछ हद तक चीन के रिस्पेक्ट में सही था। ठीक है, संतुलित था कुछ हद तक। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि एवं भुगतान संतुलन में सुधार करना। निर्यात में मुद्रा अवमूल्यन से क्या होता है? निर्यात में वृद्धि हो जाता है, आयात में कमी हो जाता है, भुगतान संतुलन में सुधार होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में किसी देश की मुद्रा का मूल्य में कमी करना। ऐसा करने का उद्देश्य आयात में कमी करना होता है, निर्यात को बढ़ावा देना और भुगतान संतुलन करना होता है। भारत में 1949 में मुद्रा अवमूल्यन किया गया था, 1966 में और 1991 में किया गया था। यानी कि भारत में मुद्रा अवमूल्यन 3 बार किया गया था स्वतंत्र भारत में। भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितना है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 20। भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स कितना है? तो 20 है। इसे नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे द्वारा जारी किया जाता है। कृषि इकोलॉजी उपक्षेत्रों की संख्या कितना है? तो 60 है। कृषि पारिस्थितिकी उपक्षेत्रों की संख्या कितना है? तो 60 है। इसका वर्गीकरण मिट्टी यानी सॉइल, जलवायु, ठीक है, के प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर किया जाता है। इकोलॉजी में परिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है और पेडोलॉजी में मृदा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली मुख्यतः मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, जो कि बिहार में भी सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, जो कि उपजाऊ मिट्टी होती है। 39 नंबर क्वेश्चन, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 39 का डी 5 किलोमीटर। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 5 किलोमीटर है। तिब्बत स्थित पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। तिब्बत चीन के अधीन स्वायत्त प्रक्षेत्र है। तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकलामका रेगिस्तान तक विस्तृत है। तिब्बत पठार का वातावरण शुष्क स्टेपी प्रकार का है। तिब्बत पठार का क्षेत्रफल लगभग 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अजंता, जो कि ओनली महाराष्ट्र में फैली हुई है। ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी पश्चिम भारत में अवस्थित है, पश्चिम भारत के महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, भारत के पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कलसुबाई। ठीक है, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले यानी 2022 में
पद्म भूषण 2022 का पद्म भूषण किसे दिया गया है इनमें से? पैरा एथलीट में देवेंद्र झांझड़िया को दिया गया, जो कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया था ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी शामिल हुए थे, कोई भी मेडल जो जीते थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र झांझड़िया को ही पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। और बाकी जैसे प्रमोद भगत बैडमिंटन में, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। अवनी लेखरा पैराशूटर, इनको भी पद्मश्री दिया गया। भवानी पटेल को भी पद्मश्री दिया गया अवार्ड। ठीक है, यहाँ तक कि नीरज चोपड़ा को भी पद्मश्री का अवार्ड मिला। ठीक है, और इस बार 2022 में बिहार से सिर्फ 2 व्यक्ति को ही पद्म अवार्ड दिया गया, जिसमें पद्मश्री अवार्ड ही दोनों को मिला है। 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसका कारण होता है, प्रभावित होता है कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, जैसे ये देखिए ग्रीष्म ऋतु केरल है यहाँ पे। ठीक है, तो केरल का लोकेशंस क्या है? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे ही ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सबसे पहले इसके आसपास हिंद महासागर में उच्च दाब और निम्न वायु का आकर्षण क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, मानसून प्रवेश करता है यहाँ पे। ठीक है, 1 जून को, जो कि हमारे बिहार में 3 जून को मानसून प्रवेश करने का डेट है। लेकिन इस बार देखने से लग रहा है कि मानसून पहले ही आ गया है, समय से पहले ही। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? ठीक है, तो 43 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत, कपास का जो है ये वाला एरिया, महाराष्ट्र गुजरात। ठीक है, इधर महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, ये गुजरात। उसके अनुसार क्या है? उत्तर पश्चिमी। ठीक है, और पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी कपास का खेती किया जाता है, और गुजरात के भाग में भी। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है। और कहाँ पे है? अलमाटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? ठीक है, और आंसर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का देवांग घाटी में सूरज का प्रकाश भारत में सबसे पहले पड़ता है। भारत में सबसे अंत में सूर्यास्त गुजरात में होता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय तथा गुजरात में सूर्यास्त के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, भारत की अवस्थिति। अब भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य है स्थित। ठीक है, भारत के पश्चिमी और पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखा का विस्तार है। ठीक है, चालीस का निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले ताशकंद समझौता हुआ था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, सोवियत संघ संधि 1971 को हुआ था। 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ संधि हुआ था, जिसमें शांति, मित्रता और सहयोग की बात कहा गया था। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। फरक्का समझौता कब हुआ था? फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। वर्ष 1975 में ही हुआ था अंतरिम रूप से, लेकिन अंतिम रूप से कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1996 को फरक्का में हुआ था। ठीक है, तो यानी कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 को। सोवियत संघ के साथ संधि कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1971 को। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था?
तो 2 जुलाई 1972 को अफ्रीका के साथ समझौता कब हुआ था अंतिम रूप से, तो 12 दिसंबर 1996 को, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के बाहर विश्व के पहले योग्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा लॉस एंजल्स यूएसए में। ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थेल्सटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है, तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा अनिल मेनन।